उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बशीर बद्र का ये शेर है जिसमें शायर एक्नॉलेज करता है कि जिंदगी में कई बार ऐसे अनएक्सपेक्टेड टर्न्स आ जाते हैं which can lead to unpleasant situations and hardships। और ऐसी डार्कनेस में शायर एक ऐसा कंफर्ट ढूंढता है जो उसे किसी की यादों में मिलता है, जिससे उसका जो रास्ता है वो इल्यूमिनेट हो जाता है। जिंदगी की शाम, द इवनिंग ऑफ लाइफ, refers to the later stages or challenges of life which can come unexpectedly। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मैं हूँ आपकी होस्ट फबीहा सैयद। दिवाली मुबारक हो बहुत बहुत। इट्स प्रॉब्ली माई मोस्ट फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर, जब सारी बिल्डिंग्स, सड़कें, भद्दे से भद्दे चौराहे जो इतने बुरे लगते हैं नॉर्मल डेज में, वो दिवाली के टाइम पर बड़े खूबसूरत लगते हैं। हर तरफ लाइट्स से सब कुछ सजा रहता है। ऐसा लगता है कि आंखें खुल गई हैं, दिमाग खुल गया है। रोशनी हर तरफ से ऐसा लगता है आपका पीछा कर रही हो। जहाँ भी आप देखें, जिधर भी आप नज़र अपनी दौड़ाएं, वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत लाइट्स ही दिखेंगी। बहुत होपफुल महसूस होता है ऐसे टाइम पर, है ना। लेकिन एक लेसन जो दिवाली पर, हर दिवाली पर हम लोग दिल पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि हाँ, हम भी जिंदगी में उजाले करेंगे, अपने सारी सियाह रातों को चमकदार बनाएंगे अपनी उम्मीद से। लेकिन यही लेसन है जो हम हर साल याद करने के बाद हर साल भूल भी जाते हैं कन्वीनियंटली। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार फिर से त्योहार के ही बहाने सही ये लेसन रिपीट कर लेते हैं कि रोशनी उसी को कहते हैं जो हर चीज को रोशन कर दे। अब ये बताइए, रोशनी उजाले में तो नहीं की जाती है ना, अंधेरे में ही होती है। दिन के उजाले में अगर बल्ब जलाएंगे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? सो दिस मीन्स दैट लाइट फाइंड्स इट्स मीनिंग ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ डार्कनेस। रूमी का एक मशहूर कॉल है, इंस्टाग्राम की हर तीसरी रील में आपको मिल जाएगा। द वूंड इज द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू। जख्म वो रास्ता है जहां से रोशनी दाखिल होती है। तो आज जख्मों को भरने वाली इस रोशनी को उर्दू में जिन वर्ड्स से बुलाते हैं, जिन अल्फाज से बुलाते हैं, वो आपको हम बताएंगे। लाइट के उर्दू में बहुत सारे सिनोनिम्स हैं और मुझे सब नहीं आते हैं, ईमानदारी की बात है। लेकिन जितने आते हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो टॉप ऑफ द माइंड है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उजाले और रोशनी की बात आज हम कर रहे हैं, तो ऐसे सिनोनिम्स बता रही हूँ जो एक्चुअली लोगों के नाम होते हैं। नूर, जिया, तजल्ली, इन सब का मतलब रोशनी से है। लेकिन इन सभी वर्ड्स का एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है। चाहे नूर हो, जिया हो, ताबा हो, तजल्ली हो, मुनव्वर भी एक वर्ड है। तो इन सभी वर्ड्स को लाइट ऑफ नॉलेज, विजडम एंड गाइडेंस फ्रॉम गॉड के तौर पर भी समझा जा सकता है। ऐसे समझिए कि दीज वर्ड्स सिग्निफाई द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन ट्रूथ, या फिर इस तरह का एनलाइटनमेंट जो इग्नोरेंस और डार्कनेस को डिस्पेल करने के काम आता है, जो कि इग्नोरेंस और डार्कनेस को ख़त्म करता है। तो शुरुआत करते हैं नूर से। नूर पे एक्चुअली पूरा एपिसोड मैंने बनाया हुआ है। कोविड के टाइम पर जब सब कुछ ग्लूमी लगता था तो मैंने एक पॉडकास्ट बनाया था। सो द पॉडकास्ट वाज मोर लाइक अ पर्सनल डायरी। इट्स एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट एपिसोड्स। अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। तो नूर पर हम आपको एक शेर सुनाएंगे। अमीर ग़ज़लबाश का ये शेर है, आइकॉनिक शेर है, आपने सुना हुआ होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। इस लाइन का मतलब है कि जो भी हमारी इंटेंस फीलिंग्स या पैशन है, उसका कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर आएगा। अगले मिसरे में कहते हैं कि इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। हियर सियाह समंदर सिंबलाइजेस डीप डार्कनेस, सिमिलर टू अ वास्ट डार्क ओशन। तो नूर निकलने वाली जो बात है, दैट इंडिकेट्स कि जो लाइट है, या एनलाइटनमेंट कह दीजिए, क्लैरिटी समझ लीजिए, इसे पॉजिटिव चेंज के तौर पे समझ लीजिए, दैट लाइट विल एमर्ज फ्रॉम दिस डार्कनेस।
मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। यहाँ पे इसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जुनून की यहाँ बात हो रही है। शायर एड़ी चोटी का जोर लगा के किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहा है, और जब कोई इस तरह की कोशिश करता है तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ें रेजिस्ट भी कर रहा होता है। वो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस को भी परे रखते हुए अपना जो फोकस है उस पर कायम रहने की कोशिश करता है। तो वो जुनून को सिग्निफाई करता है कि वो एक जुनून के साथ, एक पैशन के साथ किसी चीज़ की जुस्तजू में लगा हुआ है। उसके लिए उसे बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। अब महबूब की खूबसूरती पर इसरार करने के लिए भी जो नूर लफ्ज़ है उसका बड़ा इस्तेमाल होता है। साहिर लुधियानवी का आप ये शेर सुनिए कि तुम हुस्न की खुद एक दुनिया हो, शायद ये तुम्हें मालूम नहीं। तुम हुस्न की खुद एक दुनिया हो, शायद ये तुम्हें मालूम नहीं। महफिल में तुम्हारे आने से हर चीज़ पे नूर आ जाता है। ये जो शेर है, दिस एक्सप्रेसेस द आइडिया कि जो बिलवड है, महबूब है, इज़ अ वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी इन देमसेल्व्स। परहैप्स वो अनअवेयर हैं, उन्हें खुद एहसास नहीं है अपनी इस खूबसूरती की सिग्निफिकेंस का। वो इतने हसीन हैं कि उनकी जो प्रेजेंस है वो किसी भी गैदरिंग में इट ब्रिंग्स लाइट एंड पॉजिटिविटी। इट एनहांसेस एवरीथिंग दैट दे टच और एवरीथिंग दैट इज अराउंड देम। इसको कहते हैं पेडेस्टल पे बिठाना। फालतू में पेडेस्टल पे बिठाएंगे? अपनी ज़िंदगी में आपको और कुछ नहीं करना है क्या? इतना नहीं चढ़ाते हैं किसी को सर पे। अब रोशनी का दूसरा जो नाम है वो है ज़िया। अहमद फराज की आप ये नज़्म सुनिए, दोस्ती का हाथ। इसमें लिखते हैं कि चिराग जिन से मोहब्बत की रोशनी फैले, चिराग जिन से दिलों के दया रोशन हों, चिराग जिन से ज़िया अम्र व आश्ती की मिले, चिराग जिन से दिए बेशुमार रोशन हों। तुम्हारे देश में आया हूँ दोस्तों अब के, न साज़ और नग़मा की महफिल न शायरी के लिए। अगर तुम्हारी अनाही का है सवाल तो फिर चलो मैं हाथ बढ़ाता हूँ दोस्ती के लिए। ज़िया के बाद रोशनी के लिए एक और लफ्ज़ आता है जो है ताबां। अदा जाफरी का आप ये शेर सुनिए, लिखती हैं बड़े ताबां बड़े रोशन सितारे टूट जाते हैं, बड़े ताबां बड़े रोशन सितारे टूट जाते हैं, सहर की राह तकना ता सहर आसान नहीं होता। इस शेर को इस तरह पढ़िए कि एम्बिशन की बात हो रही है यहाँ पे, और जो अदा जाफरी हैं वो एम्बिशन का जो बिटर स्वीट नेचर है, बिटर स्वीट इन द सेंस कि कोई भी एम्बिशन बड़ा आसान नहीं होता है। कोई भी एम्बिशन पाने के लिए आपको कोई ना कोई उसकी कॉस्ट चुकानी पड़ती है। अगर मैं थोड़ा एनालॉजी का सहारा लेते हुए आपको समझाने की कोशिश करूं तो एम्बिशन आप मान लीजिए, बड़ा ही सिंपल आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको कॉलेज में टॉप करना है। काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने वक्त की, अपने दिल को मारना पड़ेगा। रिश्तेदारियाँ क्या होती हैं, दोस्त अहबाब क्या होते हैं, आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस के ऊपर फोकस करते रहना पड़ेगा। तो खैर, इस डिस्कम्फर्ट से गुजरने के लिए आप तैयार हैं उस एम्बिशन तक पहुंचने के लिए। कई बार ये कॉस्ट इतनी ओवरवेलमिंग होती है लोगों के लिए, वेयर इवन द ब्राइटेस्ट एस्पिरेशंस दे कैन फॉल्टर। यानी बड़े से बड़ा एम्बिशन जो है वो टूट जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग उसके लिए जो कॉस्ट है वो चुकाने के लिए तैयार नहीं होते। सो द इमेजरी ऑफ वेटिंग फॉर डॉन, ये एक तरह से इनकैप्सुलेट करता है उस स्ट्रगल को जो कि आपकी उम्मीद बनाए रखता है। आपकी उम्मीद हिलाने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपकी उम्मीद तोड़ने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आप बस एक दृढ़ संकल्प के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ उस फोकस को पकड़े हुए हैं। सो दिस एम्फसाइजेस दैट द जर्नी टुवर्ड फुलफिलमेंट is often difficult and requires perseverance and discipline, जो कि highest form of self-love है, and we all forget that so conveniently. तो जो शेर है, this serves as a reminder. याद रखें तो अच्छी बात है, नहीं रखें तो क्या कर सकते हैं, दोबारा से आप पॉडकास्ट सुन लीजिएगा। तो रिमाइंडर ये है कि जो ड्रीम है उसका एम्बिशन बड़ा वैल्यूएबल है, उसको परस्यू करना बड़ा वैल्यूएबल है, बट इट ऑल्सो कम्स विद ट्रायल्स। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस यही है कि आप या तो कॉस्ट उसकी चुका पाएंगे या तो नहीं चुका पाएंगे। या तो एम्बिशन आप आराम से हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, या फिर नहीं कर सकते। इन दोनों सूरत हाल के अलावा तीसरी कोई सूरत हाल नहीं हो सकती है। ये बात अगर आपको समझ आ जाएगी तो ज़िंदगी के ज़्यादातर डिसीजंस आप बड़ी क्लैरिटी के साथ और बहुत जल्दी ले पाएंगे।
अब पॉडकास्ट के आखिर में उजाले के लिए एक और बहुत खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो है तजल्ली। बहजाद लखनवी का आपको ये शेर सुनाऊंगी, शेर ही नहीं पूरी गज़ल भी सुनाऊंगी, लेकिन पहले ये शेर आपको क्लियर कर दूं। लिखते हैं, ए बर्क़े तजल्ली कौंध ज़रा क्या मुझको भी मूसा समझा है। यहाँ पे हज़रत मूसा की बात हो रही है, मोज़ेस की बात हो रही है। ए बर्क़े तजल्ली कौंध ज़रा क्या मुझको भी मूसा समझा है, मैं तूर नहीं जो जल जाऊं जो चाहे मुकाबिल आ जाए। वाह। ए बर्क़े तजल्ली और डिवाइन लाइट, खुदा का नूर समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे जो शायर है वो डायरेक्टली इज एड्रेसिंग दिस फोर्स, सजेस्टिंग अ पर्सनल कनेक्शन और कन्फ्रंटेशन विद इट। ए बर्क़े तजल्ली कौंध ज़रा क्या मुझको भी मूसा समझा है। ये जो लाइन है इसमें शायर चैलेंज कर रहा है डिवाइन फोर्स को और ये कह रहा है कि आर यू ट्रीटिंग मी लाइक मूसा। यहाँ मूसा, जैसे मैंने आपको बताया, हज़रत मूसा की बात हो रही है, मोज़ेस की बात हो रही है। एक ऐसे प्रॉफिट हैं वो हु इज़ नोन फॉर हिज डायरेक्ट एनकाउंटर्स विद गॉड। उन्हें कलीमुल्लाह भी कहते थे, यानी खुदा से जो कलाम करने की काबिलियत रखते थे। सो प्रॉफिट मूसा वॉज नोन फॉर हिज डायरेक्ट एनकाउंटर्स विद गॉड एंड फॉर लीडिंग हिज पीपल। ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी डिजायर एक्सप्रेस कर रहे हैं फॉर रिकग्निशन और अंडरस्टैंडिंग, और वो क्वेश्चन कर रहे हैं इफ ही इज बीइंग सीन एज समवन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस और अथॉरिटी लाइक मूसा, मैं तूर नहीं जो जल जाऊं। ये वो पहाड़ है जहां मूसा को खुदा की प्रेजेंस का एहसास हुआ था, या यूं कह लें जहां उन्होंने खुदा से कलाम किया था। तो यहाँ शायर एम्फसाइज कर रहा है कि वो तूर नहीं है, वो पहाड़ नहीं है जो खुदा के जलाल से, खुदा के नूर से जल जाए। ये स्टेटमेंट इसको आप ऐसे समझ लीजिए, इट्स अ डेक्लेरेशन ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी। जो चाहे मुकाबिल आ जाए, यानी कम फेस मी इफ यू विश। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है ये। इसमें बेतहाशा कॉन्फिडेंस है, एक तरह की रेडीनेस है टू एंगेज विद दिस ओवरवेलमिंग फोर्स, डिवाइन फोर्स, रादर दैन सिंपली बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय इट। सेल्फ एजर्शन के ऊपर ह्यूमन डिज़ायर फॉर एजेंसी की जो बातें हैं ये इस शेर में आपको मुकम्मल तौर पे मिलेंगी। यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही हैं कि जो पोएट है वो एक्नॉलेज कर रहा है इस डिवाइन फोर्स को, और साथ ही साथ वो अपनी इंडिविजुअलिटी और करेज को क्लेम भी कर रहा है। तो हो क्या रहा है कि इस शेर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे शायर की विलिंगनेस है कि वो कन्फ्रंट कर रहा है डिवाइन फोर्स को, जो उसका मुकद्दर है उसको बदलने की वो ताकत रखता है, इस बात का भी वो डिक्लेरेशन कर रहा है। और ये भी इम्प्लाइड मीनिंग इसका आप समझ सकते हैं कि वो खामोशी के साथ बैठकर अपना जो फेट है उसे पैसिवली एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एक तरह की टेंशन है बिटवीन डिवाइन अथॉरिटी एंड पर्सनल आइडेंटिटी। ये पूरी गज़ल बड़ी खूबसूरत है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। गज़ल मैंने पहली बार एक फ़िल्म में सुनी थी, 1994 की एक फ़िल्म है मुहाफ़िज़, मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन है, तो जाहिर सी बात है बहुत बहुत ज़बरदस्त मूवी है। इसका अंग्रेज़ी में नाम अगर आप ढूंढेंगे तो उसका नाम है इन कस्टडी। इसमें शबाना आज़मी एक बहुत खूबसूरत कैरेक्टर प्ले करती हैं और वो गाती हैं ये गज़ल। ए जज्बे दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। ए दिल की लगी चल यूं ही सही, चलता तो हूँ उनकी महफिल में, उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए। ए रहबर एक कामिल चलने को तैयार तो हूँ पर याद रहे, उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए। हाँ याद मुझे तुम कर लेना, आवाज़ मुझे तुम दे लेना, इस राह मोहब्बत में कोई दरपेश जो मुश्किल आ जाए। इस जज्बे दिल के बारे में एक मशवरा तुमसे लेता हूँ, इस जज्बे दिल के बारे में एक मशवरा तुमसे लेता हूँ, उस वक्त मुझे क्या लाजिम है जब तुझ पे मेरा दिल आ जाए। ए बर्क़े तजल्ली कौंध ज़रा क्या मुझको भी मूसा समझा है, मैं तूर नहीं जो जल जाऊं जो चाहे मुकाबिल आ जाए। कश्ती को खुदा पर छोड़ भी दे, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है, मुश्किल तो नहीं इन मौजों में बहता हुआ साहिल आ जाए। क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात है आखिर में, ये कश्ती को खुदा पर छोड़ भी दे, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है, मुश्किल तो नहीं इन मौजों में बहता हुआ साहिल आ जाए। भला साहिल कैसे बहते हुए आएगा, यानी साहिल को भी अपनी जगह से जो हिला सकता है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की ताकत है। खुदा की ताकत क्या होती है? फेथ। कुछ भी हो सकता है अगर यकीन का उजाला पूरा है तो। अगले हफ्ते मिलूंगी। खुदा हाफिज़।
उर्दू नामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है, जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु ने और इस पॉडकास्ट की रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग की है फबीहा सैयद ने और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।